नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ मेरे सहयोगी मीनाक्षी जोशी मौजूद है और हम बात कर रहे हैं आज 3 राज्यों में हो रहे मतदान को लेकर और एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें जो है पुडुचेरी, तो केरलम और साथ ही असम 2 अहम राज्य हैं। तो 4 घंटे की वोटिंग के बाद इस वक्त असम में बहुत जबरदस्त लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर इस वक्त लोगों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। असम में 126 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। केरलम में 140 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता तय कर रहे हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और तीनों राज्यों में बंपर वोटिंग की खबर आ रही है। अभी तक कही जाए तो जो कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, जो सबसे अच्छी बात है। अब असम में पिछले 4 घंटे में करीब 27% वोट हो चुका है और केरलम में सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली और केरल की बात करें तो करीब 24% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। पुडुचेरी में 25% वोट डले हैं। तो लगभग देखा जाए तो तीनों ही राज्यों में इस वक्त एक ही पैटर्न पे वोटिंग हो रही है, लेकिन असम इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहा है जहां पर 27% वोटिंग हो चुकी है। असम और केरल के नतीजों से सरकार ही नहीं तय होगी, बल्कि इसके नतीजे देश को भी प्रभावित करने जा रहे हैं। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी यहां पर चुनावी हैट्रिक के लिए मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस 10 साल बाद सरकार की वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। अगर असम में बीजेपी जीतती है तो पार्टी में हिमंत बिस्वा शर्मा का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं केरल में लेफ्ट की सरकार यदि हैट्रिक बना लेती है तो यह भी अपने आप में इतना दिलचस्प होगा, क्योंकि एकमात्र राज्य जहां पर लेफ्ट की ताकत बाकी है तो वो केरल ही है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतती है तो यह उसके लिए संजीवनी का काम करेगी और अगर कांग्रेस हारी तो पार्टी का संकट और बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट की सरकार चुनाव हारती है तो प्रदेश से लेफ्ट का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। अब असम की 126 सीटों पर 4 घंटे से वोटिंग जारी है और असम में पिछले 4 घंटे में 27% वोट हुई है और असम की 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 यहां पर उम्मीदवार हैं। चुनावी मैदान में 2 करोड़ 50 लाख वोटर असम में आज अपना नेता चुनने जा रहे हैं और इनमें से 5,75,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा हैं। असम में 2016 से बीजेपी की सरकार है। सर्बानंद सोनोवाल असम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 2021 में बीजेपी जीती तो सत्ता संभाली हिमंत बिस्वा शर्मा ने। इस बार भी बीजेपी हिमंता के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस असम में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। असम में कांग्रेस ने गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई हाई प्रोफाइल चेहरों ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को झटका दे दिया। अब कांग्रेस इन झटकों से कितनी संभल पाई, आज के नतीजों से पता चलेगा। इस बार के चुनाव में एआईयूडीएफ भी बड़ा फैक्टर है। एआईयूडीएफ को असदुद्दीन ओवैसी का पूरा सपोर्ट है जो 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। अभी हाल ही में जब असदुद्दीन ओवैसी भी बदरुद्दीन अजमल के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अभी तक अपनी जो जागीर समझकर बैठे हुए थे, अब मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व चुनना होगा, अपना नेता चुनना होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और गुवाहाटी में मंदिर जाकर मां कामाख्या का आशीर्वाद दिया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम के मंगल के लिए आशीर्वाद मांगा है। असम की जनता विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही है। एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। असम में आज चुनाव है। चुनाव का दिन मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। असम का मंगल हो, असम का जनता आगे बढ़े, यही माँ का समक्ष प्रार्थना रखा। आज निर्वाचन दिना मैं माँ कामाख्यार श्रीचरणत सेवा जनालो। असमबासीये एखन भाल सरकार पाওক, असम विकासर पथत आगबाढ़क, सकलोरे शांति और मंगल हक तार कामना करिलो। माँ का मंदिर में असम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे गौरव गोगोई ने जोरहाट में वोट डाला। गौरव गोगोई ने कहा कि लोग बदलाव के मूड में वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। 4 मई से नए असम का उदय होने जा रहा है। लोग एक सशक्त असम को चुन रहे हैं। लोग के बीच में जो लोगों के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूं, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूं, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक
सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख को दिखाई देगा। जोरहाट एक विधायक चुनेगा या एक मुख्यमंत्री चुनेगा अगर जनता मौका देती है? देखिए, जोरहाट के लोग हो या असम के हर विधानसभा के लोग हो, वो असम की जो हमारी सभ्यता है, असम की जो शालीनता है, असम की जो आदर्श हैं, असम की जो मूल्य हैं, असम की जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उसके पक्ष में अपना वोट देगा। जो दर्शक इस वक्त अभी हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़े हैं, हमारे साथ इस वक्त पूरा एक पैनल है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं असम के चुनाव की, इसमें केरल के चुनाव की, पुडुचेरी की। अजीत द्विवेदी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं, राहुल महाजन जी हैं और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में शरीक हैं। बात असम से ही चूंकि शुरू हुई है, 4 मई कौन सी पार्टी के लिए विश्वास लेकर आने वाली है, किसकी पार्टी में लड्डू पेड़े बंटने जा रहे हैं, कुछ हद तक तो वहां का मूड पहचान कर पढ़कर देवेंद्र समझ में आ रहा है। अगर हम पार्टी वाइज बात करें, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के बीच में AIUDF बदरुद्दीन अजमल जितनी अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे, क्या कांग्रेस की ताकत उतनी ही संकुचित होती चली जाएगी? लोअर असम में तो निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ना है और वहाँ पर आप कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस को उनके जो प्रोस्पेक्ट है ना वो उसको ख़राब कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात ज़्यादा उम्मीद इस बात से रहेगी कि अपर असम में जो उसने गठबंधन किया है, उस गठबंधन के सहारे बीजेपी को पिछले चुनाव में जो बढ़त मिली थी अपर असम में भी, वहाँ पर उस बढ़त को वो कम कर सके। कांग्रेस की उम्मीदें पूरी तौर पर इसी पे हैं। हालांकि आप देखें तो पिछली बार वो जो दल हैं, राइजोर दल या दूसरे, उनको क्योंकि सीए के प्रोटेस्ट में, सीए के बैकग्राउंड में वो इलेक्शन हुआ था और तो उस हिसाब से उस सेंटिमेंट के सहारे एक ने लगभग 3.5% दल वोट हासिल किया था, दूसरे ने लगभग 1.5% हासिल किया था। वो सेंटिमेंट अब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्योर एकदम अर्थमेटिक के हिसाब से हो जाएगा कि ये 3 साथ आ गए तो उनका सारा वोट जुड़ जाएगा, क्योंकि उस तरह का सेंटिमेंट जो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए थी वो इस बार मिसिंग नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें उसी पर ज़्यादा टिकी हुई हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अपर असम के लोकप्रिय नेता हैं, उनको लगातार वहाँ पर बीजेपी ने लगाए रखा और लगभग हर अपर असम के हर कंस्टिट्यूंसी में उनका किसी न किसी रूप में संपर्क कराया गया ताकि वहां पर वोटर्स को, अपने हिस्से के वोटर को एकजुट कर सके। बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर के हिसाब से आप देखें तो उसमें फर्क रहेगा, लेकिन जो गठबंधन के हिसाब से आप देखेंगे तो फाइनल नतीजे भी जो आएंगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क के चांसेस कम नजर आए। तो करीब करीब बीजेपी की अगर बात की जाए, क्योंकि एक मुस्लिम वोट बैंक की बात की जा रही है, बीजेपी के जो साथी हैं जैसे एजीपी है, एजीपी की ओर से करीब अगर देखा जाए तो 25 के करीब टोटल या 26 टोटल एनडीए में इस वक्त मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन गौरव गोगोई एक बहुत अहम है। राहुल जी, देखिए आप भी राहुल हैं, एक राहुल कांग्रेस में भी है जो युवा है, और गौरव गोगोई को बतौर युवा एक पेश किया जा रहा है कि यहाँ के यूथ के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, और को प्रचार भी किया गया है। और क्या आपको लगता है कि गौरव गोगोई, क्योंकि एक सिर्फ अलग ही मुझे लग रहा है पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2021 में और 2026 में जो चुनाव हो रहे हैं, गौरव गोगोई का कोई फैक्टर है? क्योंकि ये फैक्टर उस वक्त नहीं मिल रहा था। देखिए, एक तो युवा वाली डेफिनेशन बड़ी खराब है। मैं पूछना चाह रही थी, कहना क्या चाह रहे हैं अमित? नहीं, मैं तो अपने आप को युवा नहीं मानता हूं, पता नहीं राहुल गांधी मानते हैं कि नहीं मानते, मैं कह नहीं सकता हूं उनके बारे में। लेकिन हाँ, देश शायद उन्हें युवा नहीं मानेगा, मैं ये 100% कह सकता हूँ। गौरव तो युवा मानेंगे ना? गौरव ठीक है, अब पर उनके साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है ना, तो प्रॉब्लम वहाँ है। देखिए, असम के चुनाव में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जैसे कि अभी बात भी हो रही थी कि थोड़ा पोलराइज्ड, काफ़ी पोलराइज्ड चुनाव है। उस तरह से अगर मैं बात कर लूँ, लोअर असम की बात कर लूँ, लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें 60% से ऊपर मुस्लिम वोट है। वो मुस्लिम वोट जो है वो अगर उस तरह से कई जगह 70-80% है, तो अगर उस तरह से देखा जाए तो वो सारी सीटें या तो एआई जो वो है बदरुद्दीन की पार्टी है वो, या कांग्रेस इस साइड ही जो है जाने वाला है। ऐसे में कितना डिवीजन हो जाएगा तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में उसको देख लें। अगर हम कहीं सेंट्रल असम की बात है, वहाँ पे भी लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम जो है वो डोमिनेशन है। बराक वैली की बात कर लें, वहाँ पे भी 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी वोट है। तो ऐसे में एक तरफ से तो ये दिखता है कि कांग्रेस और जो बाकी दल हैं वो मुस्लिम वोट्स को अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन बीजेपी जो है, अगर आप
अपर असम की बात करें, वहाँ पर जो चाय बागान के लोग हैं या फिर वहाँ ओरिजिनल असम की ओहन कम्युनिटी के लोग हैं, ये सारे लोग जो है बीजेपी की साइड मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो आप आपने चाय बागान की बात की, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ थे, पहुंचे उसकी थे। तस्वीरें भी हमने देखी थी। और आप हिली एरिया की भी बात करेंगे, वहाँ पे भी बीजेपी का अच्छा खासा, बराक वैली में भी और उधर भी अच्छा खासा उनका दबदबा है। तो ऐसे में बीजेपी का वोट बैंक ऐसा नहीं है कि वहां कहीं हिलेगा, लेकिन AIMIM के होने से या बाकी लोगों के होने से कांग्रेस के वोट बैंक की हिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। मैं एक वोटिंग पैटर्न भी अजीत जी समझना चाहती हूँ। जिस तरह से हम बिहार में देखते हैं बड़ी की कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है, असम में गौरव गोगोई हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, सर्बानंद सोनोवाल हो गए, ये जिस कास्ट ब्रैकेट से आते हैं, क्या वहां पर भी इस कास्टिस्ट पॉलिटिक्स की झलक है? नहीं, वहाँ कास्ट की का उस तरह से फ्रेगमेंटेशन नहीं है कास्ट के हिसाब से। वहाँ कल्चर के हिसाब से है, लैंग्वेज के हिसाब से है, और इतना शार्प डिवीजन है। बंगाली बोलने वाला हिंदू और असमिया बोलने वाला हिंदू, बंगाली बोलने वाला मुसलमान, असमिया बोलने वाला मुसलमान, और इन सब के बीच बाहरी वोटर। बाहरी का मतलब जो हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी भी है, बिहारी भी है। तो ये डिवीजन है, कल्चरल डिवीजन है वहाँ, और लैंग्वेज का डिवीजन है। ये दो डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कास्ट का डिवीजन होगा तब तो हेमंत बिस्वा शर्मा चलेंगे ही नहीं, या 3% है। हाँ, या सर्बानंद सोनोवाल भी, कितना ट्राइब का पॉपुलेशन है, तो वो उस तरह से नहीं होगा। ये कल्चर का है और लैंग्वेज का है, ये डिवीजन बहुत शार्प है। और हम लोग जो बार बार अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं अपर आसाम की, वो इस बार कांग्रेस के लिए एरिया ऑफ होप है। देखिए, जोरहाट से लोकसभा चुनाव लड़े थे गौरव गोगोई, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली गई थी, कालियाबोर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो मर्ज हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी, वो जोरहाट गए लड़ने, नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उस नई कॉन्स्टिट्यूंसी में वो चुनाव जीते। 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर उन्होंने लीड किए। तो ये कांग्रेस के लिए बड़े होप का इलाका इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आमतौर पर वोटिंग जो पैटर्न होता है वो बीजेपी के फेवर में होता है, प्रधानमंत्री के लिए वो वोट होता है, और असेंबली में वोट बदल जाता है, वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। अगर लोकसभा के चुनाव में इस तरह की वोटिंग हुई कि इतनी बड़ी जीत अगर वो ले सके हैं, तो वो अपर आसाम। जोरहाट में 24% मतदान ये अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। ग्वालपाड़ा ये भी अपर आसाम में है, 22% मतदान यहाँ पर हुआ। इसके अलावा बारपेटा में 23% मतदान की खबर यहां से आ रही है। तो असम में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। कामरूप में 23% मतदान की खबर आ रही है। बिल्कुल, और एवरेज अगर निकालेंगे तो असम में 27% वोटिंग हुई है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने भी वोट डाला है। बीजेपी राज में असम में शांति और विकास का उन्होंने जिक्र किया है। असम की जनता खुश है, पीएम मोदी पर भरोसा है, इसलिए उनका मानना है कि एक बार फिर से ही उनकी सरकार बनेगी। कहना चाहेंगे कि क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग करना चाहिए आज के दिन? देखिए, एक बात स्पष्ट है, पिछले दिनों में असम के अंदर जो विकास हुई है और शांति का माहौल बनी है, इससे हर नागरिक को इज्जत से जीने का एक बड़े मौका भी है, माहौल भी है और सुविधा भी उपलब्ध की गई है। तो इसलिए हमारे असम की जनता खुश है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुई है, सभी जनता को अपने जीवन को सजाने के लिए एक सुनहरा मौका दी गई है। तो सामाजिक न्याय, जनता की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है, जो उनका प्यार है, स्नेह है असम के लिए, इसलिए असम का लोग बड़े खुश है। और सबका मानना है मोदी जी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, सुरक्षा भी रहेगा, विकास भी रहेगा और विरासत भी रहेगा। इधर केरला में भी सुबह से ही बम्पर वोटिंग चल रही है। यहां अभी तक करीब 24% मतदान की खबर है। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर 2,41,08,83 उम्मीदवारों का फैसला करने मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। केरल में असम जैसा ही समीकरण है। यहां पर पिछले 2 बार से लेफ्ट की सरकार है। और 2021 में पिनरई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ ऐतिहासिक वापसी की थी। और केरल में हर 5 साल में सरकार बदलने का चलन रहा है, लेकिन विजय ने 2021 में इस सिलसिले को तोड़ दिया। 1977 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब राज्य में लगातार दूसरी बार एक ही पार्टी ने अपने सत्ता को काबिज रखा। अब एलडीएफ लगातार तीसरी बार कोशिश कर रही है वहां पर सरकार को बनाए रखने के लिए। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार में वापसी के लिए जोरदार कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि केरल कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि कांग्रेस किसी को सीएम चेहरे के तौर पर भी नहीं पेश कर पाई।
केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी तिरुवनंतपुरम में अपना वोट डाला है। मतदान के बाद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरलम अपने भविष्य बदलने के लिए वोट करेगा। We are going to sweep the election. We will cross 100 more seats in these elections. The atmosphere in the state is like that. People are very much for a change. They are fed up with this Pinarayi Vijayan as the Chief Minister for the last 10 years. The question before the people in this election is whether this anti-people, arrogant Chief Minister is an extremely important day. It's an extremely important election. I am very happy that I am able to be a part of it as a voter. I'm happy that I'm a part of it as a candidate in Nemam. And I'm happy and I am requesting every voter to come out, participate in these elections, vote in these elections and make your vote about change, make your vote about the future of Kerala. Parties like the Congress Party and the CPM forced to talk about Vikasanam. BJP NDA's strong showing in these elections will certainly change the orbit of our state, will change the narrative, political narrative, and make politicians more accountable. तो आपने दोनों बयान सुन लिए, दोनों की जो आशाएं हैं वो भी आपने सुन ली। केसी वेणुगोपाल एक तरफ ये कह रहे थे कि वी आर गोइंग टू स्वीप दिस इलेक्शन। ठीक देवेंद्र, ये उनका कॉन्फिडेंस है केसी वेणुगोपाल का। जी हाँ, निश्चित तौर पे वो बहुत ज़्यादा उम्मीद में है और इस उम्मीद में है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूडीएफ की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उनको राहुल गांधी बनाएंगे। राहुल गांधी के बेहद भरोसेमंद हैं, तो उस लिहाज से आप देखें तो उनकी उम्मीदें स्वाभाविक है। लेकिन पिनराई विजयन के हिसाब से बात करें मीनाक्षी, तो सोचिए कि तीसरी बार में 81 साल की, 81-82 के आसपास उनकी उम्र है, वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं और तब भी कितनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और उनकी अगर अपने फंक्शनिंग को आप देखें तो कहने को वो एलडीएफ की सरकार है, लेकिन लेफ्ट की विचारधारा से अपने कार्यक्रमों को उन्होंने बहुत हद तक अलग कर लिया है। दूसरी चीज़ की आमतौर पर एक धारणा ये बनती है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। गुटबाजी उतनी ही एलडीएफ के अंदर भी है। अपने नेताओं को निपटाने के लिए पिनराई विजयन जाने जाते हैं। जैसे उनके हेल्थ मिनिस्टर जो थी, कोविड में पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि कितने शानदार तरीके से उन्होंने काम किया और उसके बाद इस चुनाव में उनकी कंस्टिट्यूंसी तक बदल दी गई है। तो अपने नेताओं को निपटाना पिनराई विजयन को खूब आता है और एक तरह से आप कह सकती हैं कि उदारवादी जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर वो ज़्यादा यकीन करते हैं बनिस्पत इसके कि वामपंथ की जो कैडर बेस्ड थ्योरी थी उसको किनारे कर। एक छोटी सी बात, क्योंकि केरलम में ये बात थोड़ी रह गई थी, राजकुमार जी, जो बीजेपी की हिंदुआइट पॉलिटिक्स है, कहा यह जाता है कि केरल का हिंदू भी पिनराई विजयन के पीछे खड़ा होता है, जो बाकी पूरे देश में लेफ्ट से दूर है हिंदू, पर यहाँ पे साथ कैसे है? देखिए, ये तो आंकड़ा है कि लेफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलने वाला परसेंटेज ऑफ वोट हिंदुओं से आता है और कांग्रेस को सपोर्ट वोट मिलता है माइनॉरिटी से, क्रिश्चियन या मुस्लिम दोनों से। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक एनालिसिस का भी विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए उम्मीद का भी विषय यही है कि अगर 56% के आसपास वो हिंदू वोट है, अगर वो बीजेपी उसको अपने साथ ले पाती है और पिछले चुनाव में 14% के आसपास बीजेपी पहुंच गई थी, तो वो बीजेपी के लिए एक भविष्य की संभावनाओं का संकेत है। तो 14% भी कांग्रेस से काट कर लेकर आई है या लेफ्ट से काटा होगा डेफिनेटली। लेकिन केरल के मामले में 2-3 चीजें और गौर करने वाली हैं। एक तो अभी तक के इतिहास में पिनराई विजयन पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जो हैट्रिक के लिए चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी बात, ये ठीक है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि यूडीएफ जब भी सरकार बनाती है बहुत थिन मेजोरिटी से बनाती है और एलडीएफ जब भी सरकार बनाती है ह्यूज मेजोरिटी से बनाती है। अब सर पिनराई विजयन पिछली बार खाली रिपीट नहीं किया, 2016 में 96 सीटें थी लेफ्ट की, एलडीएफ की, और 21 में 99 हो गई जी। तो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आप सीटें बढ़ा लेते हैं तो एक बड़ी बात है। सर, वहीं के रिपोर्टर जो बताते हैं उनसे जो हम समझते हैं कि क्राइसिस में पिनराई विजयन की जो गवर्नमेंट है और जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनका एग्जीक्यूशन है, वो ज्यादा उभर कर निखर कर सामने आता है और हो सकता है इस वजह से उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि राजकुमार सर जिक्र कर रहे थे कि उनकी कोशिश है कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम बात करते हैं उस मुख्यमंत्री की जो लगातार कई बार मुख्यमंत्री बने और खुद अपनी स्वेच्छा से अब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा वो देंगे। इसके अगले दिन 15 अप्रैल को बिहार में नए सीएम का शपथ ग्रहण हो जाएगा और इसके साथ ही बिहार में एक नए सीएम को लेकर जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा।
नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं और वो कल राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। 14 तारीख जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये खबर आ रही है। और 15 तारीख को फिर नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। आरजेडी ने चुटकी ली है, बीजेपी के जाल से अब नहीं निकल पाएंगे, यह आरजेडी का कहना है। निशांत का निशान तक बीजेपी मिटा देगी। नीतीश कुमार जी अब दिल्ली जाएंगे, जाना ही है, शपथ भी लेंगे, बिहार का मोह भी त्यागेंगे, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, मजबूर है, लाचार है, बेबस है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बुना है जहाल, उसमें अब तो पैर ऐसा पड़ा है कि निकल भी नहीं पाएंगे। उनका चट्टा बट्टा लगा रहा है कि नशे नीतीश और नशे निशांत, अब निशांत तक मिटा देगा लोग। कांधाधारियों पर जो आपने भरोसा किया है अचेतता की स्थिति में, तो उसका तो दुर्गति होता ही है। व्यक्तिगत तौर पर मैं नीतीश कुमार जी का अदब करता हूं, कदर भी करता हूं, मेरे विधायक भी रहे हैं, मेरे सांसद भी रहे हैं। लेकिन इस दिन की उम्मीद नहीं थी कि राजनीति की जिस उम्मीद और जहाद के साथ जिस जगह तक पहुंचे, तो ये गाना मुझे याद आता है कि जिंदगी की तलाश में आप राजनीतिक मौत के कितने पास चले गए आप कहां चले गए। और राजनीति में सत्ता की तलाश में यही फैमिली, यादव परिवार, आरजेडी किसकी तलाश में आई थी देवेंद्र? वो नीतीश कुमार की ही तलाश में आई थी। तो खुश तो ये भी अंदर से बहुत होंगे कि अब नीतीश कुमार जो है बिहार की सत्ता से जा रहे हैं। उनके लिए शायद अब ये बैटल ज्यादा आसान होगी पहले के मुकाबले। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और इस लिहाज से भी मीनाक्षी समझें कि बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री होगा, अभी जितने ऑप्शन आप देख रही हैं, तो उसमें अगर नीतीश कुमार की अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से देखें तो आसपास कोई कंपेटेबल नजर नहीं आ रहा है कि जिस नाम को आप दे दें तो उस लेगेसी को बहुत आसानी से वो बरकरार रख जाएंगे। हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन अभी कम से कम उस तरह का भरोसा किसी नाम के पीछे नजर नहीं आ रहा है। तो वो एक आरजेडी के लिए अच्छी बात होगी। दूसरी अच्छी बात ये होगी कि निशांत जैसे ही अब, क्योंकि वो मंत्री होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, तो वहां पर बहुत आसान होगा अगले 6 महीने बाद, 1 साल बाद आरजेडी लोगों का निशांत को ये फीलर देना कि बीजेपी आप लोगों को खत्म कर रही है, अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो हम आपको सीएम बना सकते हैं। तो वो एक विंडो खुल जाएगा बहुत आसानी के साथ। लेकिन तो यहां पर बीजेपी के लिहाज से बड़ा चैलेंज होगा कि न सिर्फ ऐसे नाम को चुने जो कि गवर्नेंस ठीक तरीके से दे सके, बल्कि ऐसे नाम को चुने जो कि वहां पे गठबंधन को ठीक तरीके से चला सके। बिहार, हरियाणा या राजस्थान या छत्तीसगढ़ इस तरह का स्टेट नहीं है जो अभी वहां पे सिचुएशन नजर आ रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है कि किस तरह से वो नए मुख्यमंत्री को लाए। अगर उनका मुख्यमंत्री है तो किस तरह से उसको सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। चुनावी खबरों के बीच में बात युद्ध की भी कर लें। ईरान में युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन लेबनान में इस वक्त नरसंहार जारी है। जंग शुरू होने के बाद से इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे भयानक भीषण हमला किया है। 12 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर भी टूट गया। इजरायली हमले में एक ही दिन में 254 लोगों की जान जाने की खबर है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं और अकेले बेरूत में 91 लोग मारे गए हैं। और बुधवार दोपहर को बेरूत की सड़कों पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए। आसमान में धुएं के गुबार उठे और पूरा शहर दहल गया। ये ठिकाने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने बताए गए हैं। हमला इतना भयानक था कि इमारत आधी उड़ गई और ऊपर फंसे लोगों को क्रेन के जरिए निकाला गया। पूरा इलाका धुआं हो गया। बेरूत, टायर, सिडोन, बेका घाटी को निशाना बनाया गया है। सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले किए गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये लेबनान से आ रही तस्वीरें हैं। जंग शुरू होने के बाद पहली बार लेबनान पर इतना भीषण हमला हुआ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पत्ते की तरह ढेर हो गई। पूरा इलाका धुआं हो गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान के दक्षिण में देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला आखिरी पुल भी तोड़ दिया है। इससे वहां पर फंसे हुए लोगों के लिए हालात और विकट हो गए हैं। इजराइल के इस हमले के बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं, इनका ईरान से कोई लेना देना नहीं, इनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि युद्ध में आम लोगों पर, जब सिविलियंस पर, रिहायशी इलाकों पर आप इस तरह से गोला बारूद बरसाते हैं तो मानवीय संकट पैदा करते हैं। ये उल्लंघन है, ये युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं, बेरूत के कॉर्निश अल माजरा की तस्वीर है। इजरायली एयर स्ट्राइक की सीसीटीवी
सीसीटीवी में कैद हुई वहां की ये तस्वीर है। एक ऐसी इमारत दिखाई दे रही है और क्लासरूम या कैफेटेरिया जैसा ये दिखाई दे रहा है, कैफेटेरिया है। और अचानक यहाँ पर धमाका हुआ और अच्छी खासी संख्या में लोग इस कैफेटेरिया में मौजूद थे। बेरूत की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां चीख पुकार आपको सुनाई देगी। दरअसल वक्त था जब लोग आराम से बैठ के कैफे में कॉफी पी रहे थे, खा रहे थे, लेकिन अचानक तेज धमाका हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और खुद को बचाने के लिए लोग जहां जैसा जिसको मिला वो भागता हुआ नजर आया। अब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के तायर शहर पर भी जबरदस्त हमला किया है। इजरायली हमले पर यह तायर शहर का कास्मिया ब्रिज तबाह हो गया। ये ब्रिज दक्षिणी हिस्से को जोड़ता है लेबनान के उत्तरी हिस्से से। मूवमेंट और डिलीवरी के लिए एक अहम ब्रिज माना जाता है। ये हिजबुल्लाह के फोर्सेस के लिए, खासकर हमलों से बचने के लिए लोग इसी ब्रिज का इस्तेमाल भी करते थे, यानी उसके नीचे जाके छुप जाते थे। अब इजराइल पहले भी हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को बाधित करने के लिए लगातार ऐसे छोटे छोटे जो पुल है उनको उड़ाता रहा है। अब इसके साथ ही लेबनान के लिटानी रिवर पर बने पुल को भी बमबारी के जरिए उड़ा दिया गया। लिटानी रिवर पर बने पुल पर हमले की वजह से कई लोगों की जान तक गई है। तो लेबनान की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक तेज धमाका होगा और उसके साथ एक पुल धराशायी होता हुआ नजर आएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ये पहले ही कह चुके थे कि जिसे सीज फायर करना है वो करें। ईरान पर हम कोई मिसाइल नहीं दागेंगे, लेकिन लेबनान वाली शर्त इस सीज फायर में कहीं नहीं है। ईरान ने ये कहा था अपनी शर्त में कि ये सीज फायर तभी होगा कि जब उसके सहयोगी संगठनों पर, लेबनान पर, हिजबुल्लाह, हमास, हूती आप समझ लें, उनके ऊपर भी जो जंग इजराइल ने छेड़ी हुई है उस पर अगर वो अंकुश लगा दे। लेकिन इजराइल ने तो साफ कहा कि ईरान सीज फायर में शामिल रहेगा, ईरान के ऊपर बारूद नहीं गिरेगा, लेकिन लेबनान को हम छोड़ेंगे नहीं। हिजबुल्लाह जो ईरान का प्रॉक्सी है उस पर ही इजराइल इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और सबसे ज्यादा तबाही बेरूत में हुई है। इजरायली हमले में बेरूत की जो तस्वीरें हैं वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हमले के बाद का ये जो वीडियो सामने आया है, ये तस्वीरें आप देखें। बताया जा रहा है कि इस मलबे में अभी भी बहुत सी जानें फंसी हुई हैं। लोग किसी तरीके से अपनों को तलाश कर रहे हैं इस मलबे में। इजराइल लेबनान के अलग अलग इलाकों पर अभी भी बमों की बारिश कर रहा है। जल्दी से एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं, इन्हीं तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं। अजीत जी, युद्ध विराम, सीज फायर, इतनी चर्चा केवल 24-36 घंटे में हो गई। ऐसा लगा कि शायद अब यहां से शांति का रास्ता खुल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। आज भी मानवीय संकट उतना ही बड़ा है, उतना ही विकट है। देखिए, ये एकदम वार क्राइम की तस्वीरें आप दिखा रही हैं। ये वार क्राइम है जो हो रहा है, सो ये नहीं, ये कतई नहीं होना चाहिए है। लेकिन आप युद्ध को दो हिस्सों में बांट करके आपको देखना होगा। जो 40 दिन से युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, एक ईरान के खिलाफ था। उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने ध्यान रखा कि ईरान के लोग न मरे, क्योंकि ये कहा गया था कि हम ईरान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। ईरान के लोगों को एक टायरेंट रिजीम है जो अत्याचारी शासन है उससे बचाने आए हैं। इसलिए वहां कोशिश हुई कि सिविलियन पर अटैक नहीं हो। इसके उलट, इसके बरक्स लेबनान में यह ध्यान नहीं रखा गया। लेबनान में इजराइल वैसे ही लड़ाई लड़ रहा है जैसे वो गाजा में लड़ रहा था हमास के खिलाफ। वहां के आदमी का कोई मतलब नहीं है, वहां का इंसान नहीं है। वहां का हर व्यक्ति जो है, जिस तरह से पूरे गाजा में हर व्यक्ति हमास का आदमी है, वैसे ही पूरे लेबनान में हर व्यक्ति हिजबुल्लाह का आदमी है। तो ये एकदम डिफरेंट लड़ाई है। ईरान में लोगों को बचाने के नाम पर लड़ रहे थे आप, और लेबनान में जो लड़ाई है वो वहां के लोगों के लिए लड़ाई नहीं है, उस क्षेत्र के लिए, उस इलाके के लिए लड़ाई है। वो इलाका ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट में आता है इजराइल के साथ। जब तक लोग, हाँ, बिल्कुल, यूफ्रेटस से, नील से लेकर के यूफ्रेटस तक, जब तक आप वहां के लोगों को नहीं खत्म करेंगे तब तक ये सपना नहीं पूरा होगा। इसलिए लेबनान में लोगों को मारना है। ये कोई युद्ध नहीं चल रहा है, ये नरसंहार हो रहा है। वहां लोगों को खत्म करना है, बस इसमें इजराइल को कब्जा करना है। जोड़ देता हूं, आप बता रहे हैं सही है, क्योंकि लिटानी रिवर तक वो मार रहे हैं कि एक तरह से बफर वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो हमले हो रहे हैं इसमें
जो हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स है वो दक्षिणी बेरूत से दक्षिण लेबनान में रहते हैं, उत्तर के हिस्से में नहीं रहते। उत्तर के हिस्से में आप देखिएगा कि उत्तरी बेरूत या फिर उत्तरी लेबनान के ऊपर कभी हमले होते नहीं है वहां पर। इस वक्त बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और खाड़ी में मौजूद जहाजों को संदेश भेजा गया है कि बिना अनुमति के गुजरने पर निशाना बनाया जाएगा। इजरायल द्वारा सीजफायर उल्लंघन के बाद यह कदम उठाया गया है जिससे तेल की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति और बढ़ जाएगी और ईरान की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि हॉर्मुज से निकलने की गलती करेंगे। दरअसल ईरान ने अपनी शर्तों में साफ साफ कहा था कि मिडिल ईस्ट में कोई हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इजरायल नहीं मान रहा है। लगातार वो हमला किया जा रहा है लेबनान में और ईरान इस पर भड़क गया है और अमेरिका कह रहा है कि ईरान लेबनान को लेकर बातचीत खराब करना चाहता है। Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire. That's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. अब जेडी वांस को आपने सुन लिया। जेडी वांस साफ कह रहे हैं कि यहां पर वो क्या सोच रहे हैं, यानी कि उन्होंने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया कि वो इस बातचीत को बिगाड़ना चाहते हैं। राजकुमार जी, दो चीजें हैं कि एक तो है कि अमेरिका बातचीत करना चाह रहा है और यही वजह है कि जेडी वांस पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है और बताया जा रहा है कि ईरान के तमाम जो यहां पर नेगोशिएटर हैं वो पहुंचने जा रहे हैं। कहीं से आपको लगता है कि इजराइल इसमें दखल दे पाएगा या फिर अमेरिका और ईरान अब इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि हम लोग बातचीत करेंगे, मसले को सुलझाएंगे? देखिए, एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, अभी बात हो रही थी कि वॉर क्राइम की और ईरान पे हमले में ध्यान रखा गया इस बात का। मुझे लगता है तथ्यात्मक रूप से इस बात का ध्यान रखा नहीं गया। जो पहला हमला हुआ था स्कूल में जिसमें 180 या 85 बच्चियां मारी गई थी, वो भी वॉर क्राइम था। बिल्कुल। और ईरान में सिविलियन इलाकों पे भी अटैक हुआ, ऑयल फील्ड्स वगैरह पे भी अटैक हुआ। वो कुल मिलाकर के वॉर के एजेंडा में नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक हिजबुल्लाह की बात हो रही है, बाकी जो प्रॉक्सीज हैं, हुती है, हमास है, तो ईरान ने जो 10 पॉइंट अपने शेयर किए हैं मीडिया में, उसमें वो शामिल है कि उसके खिलाफ भी युद्ध संघर्ष विराम जारी रहेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा कि 10 पॉइंट्स हैं, उसमें बहुत सकारात्मक प्रगति हो रही है। पाकिस्तान के पीएम ने जो अपने पोस्ट में कहा, उसमें भी संकेत मिलता है कि लेबनान उसमें हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल उस संघर्ष विराम को मानने से किंतु परंतु के साथ इनकार कर रहा है। अब ये अमेरिका के लिए मुश्किल की घड़ी है कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो इजराइल को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत होती रहे और इजराइल अपने अटैक जारी रखे। तो कुल मिलाकर में देखना होगा कि 10 अप्रैल को जो होने वाली बातचीत है वो हो भी पाएगी या नहीं। की वजह से ये पूरी की पूरी जो शांति प्रक्रिया खत्म तो नहीं हो सकती ना। अगर इजराइल को आप साइड में कीजिए, बातचीत कीजिए, जिससे कि पूरे दुनिया पे तो कम से कम शांति पैदा हो। नहीं, दुनिया की जरूरत तो है कि शांति भी आए, स्थिरता भी आए और ऊर्जा संकट से जो हम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उससे हम बच पाएं। लेकिन ये संभव नहीं होगा कि इजराइल अगर संघर्ष विराम को नहीं मानता है और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो हुती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, उन पर टारगेट करता रहता है, तो संघर्ष विराम का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो इसलिए खबर आ ही गई ना, वहां पर ईरान ने कह दिया है कि हमारी इजाजत के बिना अगर कोई जहाज यहां से गुजरा तो फिर उसकी सुरक्षा की चिंता वो खुद करे। वो और अभी कल ही अगर जब हम चर्चा कर रहे थे राहुल जी, तो क्या चर्चा थी? चर्चा इसी बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वहां पर ईरान चुंगी वसूलेगा, पर संकट के बादल तो अभी भी मंडरा रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं दे देती हूं दर्शकों को, फिर इस बिंदु पर हम बात करेंगे। लेबनान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने एक और बयान दिया है। बड़ी खबर आपको दे दी, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले को लेकर कहा कि हमारा ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अपने लक्ष्यों को पाकर रहेंगे, चाहे वार्ता से या बमबारी से हम अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। हमने किसी को चौंकाया नहीं है, हमने 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों को बर्बाद किया है। ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। आप सुनिए नेतन्याहू का बयान। מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. היום הנחתנו על חיזבאללה
את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. आपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुना और इधर ट्रंप ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो ईरान पर फिर बड़ा हमला करेंगे। ये पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि इसकी बेहद कम संभावना है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। आप उनका भी बयान सुन लें। चलिए, बयान जो उन्होंने जारी किया है वो अभी हमने आपके सामने रखा। अभी आप देवेंद्र एक बात कर रहे थे और ये ऑफ रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी कि चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बेंजामिन नेतन्याहू हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या मैं यूं कहूं कि मुस्तफा खामेनेई ही क्यों ना हो, ईरान भी हो, इस वक्त इसी पॉलिसी पर तो ईरान भी चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आ जाओ मैदान जंग में, जो जीतेगा जो हारेगा देखा जाएगा। ईरान के पास तो एक तो उतनी ताकत नहीं, वो स्थिति नहीं, वो तो बचाव में लगे हुए हैं। अगर आप सोचो कि किसी देश का अगर टॉप लीडरशिप इस रूप में खत्म हो जाए, एक झटके में खत्म हो जाए, तो उस देश की क्या ही स्थिति होगी। और ये आपने देखा भी होगा कि एक तरफ ईरान का एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हमने पड़ोसी देशों पर जो हमले किए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, अगले दिन दूसरा अटैक भी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप आपकी बटी हुई है, कोई एक लीडर वहां पे नहीं है। हाँ ठीक है कि एक देश के तौर पे निश्चित तौर पे किसी भी देश को ये बहुत अपमानजनक लग सकता है कि इस तरह से आपकी लीडरशिप खत्म कर दी गई या आपके ऊपर इतना ज्यादा हमला हो गया, लेकिन सीज फायर वगैरह की बातें तब तक बेमानी हैं जब तक इजराइल उसे एक्सेप्ट ना करे। कई सारे मुद्दों पे हम पहले भी देखते रहे ना कि अमेरिका अगर कुछ और चाहता है और अगर वो इजराइल को मंजूर नहीं है तो इजराइल उसको डिफाई करता है। तो जब इजराइल के अंदर इतनी ताकत है तो ये पाकिस्तान में जो भी नौटंकी करने की बात चल रही है एक तरह से कि वो आएंगे, वहां पे बातचीत हो जाएगी, अगर इजराइल उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस समझौते और सीज फायर का कोई मतलब नहीं। देवेंद्र, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ देता हूं, क्योंकि जो भारत में एम्बेसडर हैं इजराइल के, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत उनका बड़ा बयान है, क्योंकि ये स्टेट का बयान है। अब ईरान अमेरिका के जंग के बीच पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इसकी जो मध्यस्थता है नाकाम होती नजर आ रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के 12 घंटे में आप सोचिए कि इतना बड़ा बवाल हो चुका है। लेबनान पर हमले हो रहे हैं और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने लिए झूठी तालियां बजवा रहे हैं। शहबाज कह रहे हैं कि टोक्यो से लंदन तक सिर्फ उनकी चर्चा हो रही है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता नाकाम हो चुकी है। जरा सुनिए इनको। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। तालियां बज गई, मेज भी बज ट्रंप गया। के हाथों की कठपुतली है ये, राहुल जी, ये ट्रंप के हाथों की कठपुतली है और फिर एक ड्राफ्ट मैसेज के बाद कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं और अब अपने लिए मेज थपथपवा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ है। इस वॉर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पहले तो 10 पॉइंट प्रोग्राम की बात हुई कि जो ईरान ने अमेरिका को दिया है, उस पर भी बड़ा संशय है। अमेरिका कह रहा है कि वो कितने पॉइंट प्रोग्राम है ये समझ नहीं आ रहा है, वो क्लोज डोर में डिस्कस करेंगे। JD Vance का ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये वार्ता किस तरह से होगी, क्या होगा? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका इस वॉर से बाहर निकलना चाहता है। अब वो इस वॉर में वापस आएगा, ये बहुत ही कम संभावनाएं हैं। इसराइल की जहां तक बात है, वो परमानेंट बफर जोन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। वो परमानेंट बफर जोन, चाहे आप लेबनान की बात करें, गाजा की बात करें, आप सीरिया की बात करें, सब और वो बफर जोन क्रिएट कर रहा है ताकि अपनी जनता को, अपने लोगों को वो सुरक्षित रख सके। लेकिन जिस तरह से वो, मैं इसको काफी लोग बुरा मानेंगे, नरसंहार जिस तरह से वो कर रहा है, वो वर्ल्ड में अपने लिए जनरेशंस तक हेट्रेड पैदा कर रहा है, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। जो कि हेट्रेड एक यहूदियों के मारने पर पैदा हुई थी, वैसे ही हेट्रेड क्रिएट कर रहा है। और ऐसे में ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अमेरिका और इजराइल के बीच में इस सीज फायर से पहले बात हुई थी, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बात हुई थी बाकायदा। ऐसे में नेतन्याहू ने अगर उन्हें मना किया है तो ट्रंप
जो है वो बताना नहीं चाहते कि नेतन्याहू ने ये मना कर दिया। और ऐसे में बिना अमेरिका की मदद के इस इलाके में इजराइल का कोई वजूद नहीं। आपकी बात तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि पॉइंट है क्योंकि कैरोलिना लेविट जो है, जब उनसे सवाल पूछा गया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेबनान के बारे में, उन्होंने जिक्र किया कि शायद लेबनान की बात इसमें नहीं थी जो बातचीत हुई है। उन्होंने ये बता दिया मीडिया में। नहीं, लेबनान की जब बात हम दोनों में है यार, जब हम ये बात करते दोनों में हैं, ईरान की तरफ से तो लेबनान की बात है। जो पहला 15 सूत्री प्रस्ताव है उसमें भी लेबनान है। जब आप बात करते हैं कि अमेरिका ने ड्राफ्ट भेजा जो है पाकिस्तान को रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री, एक और खबर ले लेते हैं, इसके बाद आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। राहुल सर, अजीत जी, बस एक और खबर ले लेते हैं, बड़ी खबर है। इजराइल ने पाकिस्तान की फिर बेइज्जती की है। भारत में इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा हम नहीं करते हैं। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस वार्ता में शामिल किया। ऐसा पहले भी अमेरिका कर चुका है। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान की सेवाएं लेना चाहता है। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. For us, it is very important to stay in sync with the United States when it comes to the substance and the essence of the outcome we want to see. वो जिस सब्सटेंस और एसेंस की बात कर रहे हैं, वो इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे वो भरोसा जता ही नहीं सकते। इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं राजकुमार जी जो ये कहते हैं कि भारत ने क्यों नहीं कुछ किया, भारत किसी मीडिएशन में क्यों नहीं शामिल हुआ। भाई भारत तो इजराइल का भी दोस्त है, भारत ईरान का भी दोस्त है और भारत कोई पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश तो है नहीं कि किसी एक के फायदे के लिए दूसरे के साथ और दूसरे के फायदे के लिए तीसरे के साथ जाकर जुड़ जाए। ये जो इजराइल कह रहा है पाकिस्तान के लिए, दुनिया जान रही है पाकिस्तान क्या है। अमेरिका के हाथ की कठपुतली ये तो ओपन सीक्रेट है और हमने वो भूमिका क्यों नहीं निभाई। बताएगा कठपुतली किसकी है, अमेरिका का है कि चाइना का है? वो पेड वॉलंटियर है। जैसे यूएई से भी कर्जा ले सकता है, सऊदी से भी ले सकता है। वो दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों से अपनी फीस चार्ज कर रहा है। जो जयशंकर ने कहा था, मैं शब्द बहुत अच्छा नहीं मानता उसको, दलाल देश वाला, लेकिन भूमिका कुल मिला के वही है। अजीत जी, इसमें जोड़ी कठपुतली किसका है? ये चीन का है कि अमेरिका का है? वो कॉन्ड्यूट की भूमिका निभा रहा है, वो कोई मीडिएटर नहीं है। मीडिएटर वो होता है जिसका अपना भी से हो, दोनों को समझाने, ट्रस्टवर्दी हो, दोनों में से दोनों उसकी बात माने, कहीं मिडिल ग्राउंड में ले आने में वो कामयाब हो। ये मिडिल ग्राउंड में नहीं ले आ सकता है। देखिए, पहले भी जिसका जिक्र किया, इजराइल के राजदूत ने सिर्फ मुलाकात करवाई थी हेनरी किसिंजर की चीन के साथ। उस समय भी कॉन्ड्यूट की भूमिका निभाई थी पाकिस्तान ने, अभी भी वही भूमिका निभा रहा है कि उसने संदेश पहुंचा दिया, उधर का संदेश इधर पहुंचा दिया। ये भी एक जरूरी काम था जो किया। और ये भरोसा कैसे होगा? अभी दोनों ने तो एक दूसरे पर हमला किया था। जो बलूच में इसने कहा पाकिस्तान ने कि ये बलूच जो आतंकवादी हैं उनको पनाह दे रहा है ईरान, तो उसमें सीमा में घुस करके पाकिस्तान ने हमला किया और ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आकर के हमला किया कि सुन्नी आतंकवादी समूहों को ये पाकिस्तान मदद देता है। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की सॉवरेंटी को अटैक कर चुके हैं पहले। अब ये तो एक कन्वीनियंस की बात है ना कि दोनों को इस समय ये बात सूट कर रही है, तो ये काम चल रहा है। ये भरोसा कहां से आएगा? इसमें विश्वास की कमी जो है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है मीनाक्षी इस वक्त। सीज़फायर को लेकर पाकिस्तान खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है और इधर सोशल मीडिया में उसका खूब मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल सीज़फायर को लेकर एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने अमेरिका से आया हुआ ड्राफ्ट मैसेज हूबहू एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। उसी को लेकर एक मीम भी वायरल हुआ। वो जरा मीम भी हम आपको दिखा देते हैं। और अमेरिका ईरान जंग के बीच उत्तर कोरिया से भी बड़ी खबर आ रही है। अब उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर खतरनाक मिसाइल दागी है, जिससे दक्षिण कोरिया में हड़कंप मच गया है। अब दक्षिण कोरिया, जापान समेत पड़ोसी देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 2 दिन में दूसरी बार किम जोंग ने ये खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। खबर है कि मिसाइल 240 किलोमीटर दूर समंदर में जाकर गिरी। किम जोंग के इस मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षिण कोरिया में फौरन आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में इस मिसाइल टेस्ट को सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। बता दें कि इन परीक्षणों से पहले उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया था कि वो दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है।
यहाँ एक और मिसाइल परीक्षण हो रहा है कोरिया टू जापान। अजीत जी, नहीं, ये सबसे बड़ी जो ये वार हुई है ना, इस वार की सबसे बड़ी चिंताजनक जो बातें हैं उसमें से एक बात ये है, जापान और दक्षिण कोरिया दोनों देख रहे होंगे अमेरिका को कि जब ईरान नहीं इनसे संभाला जा रहा है और तब फिर चाइना से युद्ध होगा तब क्या होगा, नॉर्थ कोरिया से युद्ध होगा तब क्या होगा, चाइना ताइवान पहुंचेगा, कौन अमेरिका ने ऐसी वल्नरेबिलिटी अपनी जाहिर कर दी है। और अमेरिका ने समूचे जो पैसिफिक से और साउथ चाइना सी में जो उसके असेट्स थे वहां से उसने काफी असेट्स पुल किया है ईरान में लड़ने के लिए। अब ताइवान भी वल्नरेबल है, ओपन है एकदम, जापान भी और दक्षिण कोरिया। इस युद्ध ने और तय की वो ये है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप सुरक्षित हैं, तभी आप सुरक्षित हैं। और कुल मिलाकर जो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है हर कोई अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं मदद के लिए कोई नहीं आएगा जब आप संकट में होंगे।